नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का स्वप्न था कि भारतीय ग्रामीण स्तर की समाज जो है वह मजबूत हो। अपनी किताब ग्राम स्वराज में उन्होंने इसकी चर्चा भी की। उनका मानना था जब तक देश का गांव सुरक्षित नहीं होगा, जब तक देश का गांव सशक्त नहीं होगा, ग्रामवासी मजबूत नहीं होंगे आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, तब तक हम सशक्त भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्तमान सरकार भी इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। सरकार लंबे समय से ग्रामीण स्तर को मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं लाती रहती है, कई तरह के कार्यक्रम चलाते रहते हैं। उसी में से एक है प्राथमिक कृषि साख समिति, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात की जा रही है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप और हम पैक्स भी कहते हैं। तो आज जो हमारी पूरी चर्चा है वो पैक्स के संदर्भ में ही है कि पैक्स होता क्या है, इसका चुनाव कैसे होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं और ग्रामीण स्तर पर उसकी अवसंरचना, उसकी आधारभूत ढांचा और ग्रामीण लोगों की आर्थिक और सामाजिक मजबूती देने में पैक्स का क्या योगदान है। तो इसी चर्चा को हम डिटेल से करते हैं और समझते हैं कि अभी जो यह मुद्दा है, अभी यह चर्चा में फिर से क्यों आ गया है, इसकी क्या वजह है। तो देख लीजिए, हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 लाख पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा मैं यदि आपको बताऊं तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2023-24 का प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमारे वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उन्होंने कहा है कि ये जो पैक्स हैं इन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, यानी कि इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा, ताकि ग्रामीण स्तर पर जो जितनी भी सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ ग्रामीण लोग डिजिटल माध्यम से ले सकें। तो यहाँ से पूरी चर्चा चल पड़ी है। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि यह पैक्स होता क्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति जिसे हम कहते हैं, यह क्या चीज है और यह कैसे काम करता है। देखिए, पैक्स जो होता है ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समिति है। तो 2-3 बातें हैं यहाँ, पहले समझ लीजिए। एक तो की जा रही है कि ग्राम स्तरीय है, यानी कि गांव के स्तर पर इसकी बात की जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि गांव के स्तर पर बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा है सहकारी। अब सहकारी को जरा सही समझ लीजिए। यदि आप इस टर्म को समझ जाएंगे सहकारी को, तो आप यह पूरा मुद्दा समझ जाएंगे। इसमें 2 शब्द है, अगर आप सही से देखें तो सहकारी, तो सह मतलब साथ और कारी मतलब कार्य करने वाला, मोटा मोटी इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एक साथ कार्य करने की जो भावना आती है उसे हम सहकारी कहते हैं। मोटा मोटी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके शाब्दिक अर्थ में बहुत मत जाइएगा, इकोनॉमी के इस टर्म को आसान करने के लिए आपके लिए बताया हूँ। तो ग्रामीण स्तर पर सभी ग्रामीण समुदाय जो है अपने लिए काम करें, एक साथ मिलकर के काम करें, इसके लिए सहकारी ऋण समितियां बनाई गई है। अब मान लीजिए ग्रामीण स्तर पर नहर की खुदाई होनी है, फिर कहाँ कहाँ सिंचाई जाएगा। अब इसकी जो शुरुआत है वह ग्रामीण स्तर से हो तो ज़्यादा अच्छा है। राज्य सरकार मान लीजिए राजधानी में बैठी है, देश की सरकार देश की राजधानी दिल्ली में है, तो वह कैसे समझ पाएगी कि ग्रामीण स्तर पर, गांव के स्तर पर कहां पे नहर जाना जरूरी है। इसके लिए ऐसा मोटा मोटी कर दिया गया कि सहकारी समितियां बनाई गई कि भाई आप खुद ही देखिए, सारे ग्रामीण मिल बैठ करके बातें कीजिए और देखिए कि कहां आपको अपनी जरूरत के हिसाब से क्या आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। तो 2-3 चीजें समझ गए कि एक तो हो गया कि ग्राम स्तर पर, दूसरा सहकारी की परिकल्पना मैंने पूरा बता दिया। ऋण समितियां हैं, यहाँ की लोन लेने की बात की जा रही है। तो जितने भी जो इनके कुछ काम हैं, योजनाएं हैं, उनमें से एक बड़ा काम जो है वह लोन देने की बात है। तो यह पूरा स्ट्रक्चर 2-3 पॉइंट जो है आपका यहीं छुपा हुआ था, इसे बहुत डिटेल समझ लीजिए। दूसरी बात समझ लीजिए, यह राज्य स्तर पर जो है त्रिस्तरीय सहकारी संस्था होता है, ठीक है। किसी भी राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी संरचना होता है। तो पैक्स जो होगा उसका सबसे निचला स्तर होगा, सबसे निम्न इकाई होगी, ठीक है। तो पहला जो होगा वो राज्य सहकारी बैंक होगा, यानी कि SCB उसको कहा जाएगा, स्टेट लेवल पर यह काम करेगा। दूसरा जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगा, ठीक है। और तीसरा जो पैक्स होगा वो सीधा किसानों से संबंधित होगा और वो पंचायत लेवल पे काम करेगा। यदि मैं आपको इसमें देख लीजिए, पहला जो होगा वो स्टेट लेवल पे काम करेगा, दूसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा और तीसरा जो है वह आपका यहां पर पंचायत लेवल पे, ठीक है, यानी कि ग्राम लेवल पे, विलेज के स्तर पे काम करेगा। इस तीनों चीजों को समझ लीजिए। तो यह क्या हुआ, यह जो पैक्स आएगा वह किसमें, जैसा कि मैंने बताया ये विलेज के स्तर पे है ना। तो विलेज का स्तर कहाँ पे, पंचायत, यानी कि सबसे निचला इकाई है, इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हो गई। दूसरा, इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत जो है ऐसा नहीं है कि आज़ादी के पश्चात किया गया था, 1904 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत की गई थी। उसी समय जो है पहली प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स का गठन किया गया था।
इसके फ़ायदे देखे गए, और जब इसके फ़ायदे काफ़ी देखे गए तो उस समय यह सोचा गया आज़ादी के बाद कि इसे कंटिन्यू कर लिया जाए, और इसके अभी तक काफ़ी फ़ायदे देखे गए। यदि मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूँ, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लीजिए, आप गुजरात का उदाहरण लीजिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान जैसे जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है, पश्चिमी भारत के राज्य हैं, वहाँ पर पैक्स का काफ़ी अधिक महत्व हो जाता है। वहाँ इसका चुनाव भी बहुत गंभीरता से इसके चुनाव को लिया जाता है। आपने अमूल दूध का तो नाम सुना होगा, सहकारी समिति है, आप ज़रा समझ लीजिए। तो अमूल दूध ने वहाँ पर जो गुजरात है या महाराष्ट्र है उस हिस्सा में, राजस्थान के हिस्सा में, वहाँ के लोगों की, वहाँ के किसानों की, खास करके महिलाओं की जीवन को आमूल चूल तरीके से परिवर्तन कर दिया है। तो यह फायदा बाकी राज्यों को भी मिले, और वह कैसे होगा, तो डिजिटलीकरण कर दिया जाए ताकि सूचनाएं निर्बाध रूप से वहां तक पहुंचा जा सके, ताकि वो बहुत तरह का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, दूसरे जगह के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब चीज़ों को भी समझ सकते हैं, और बैंकिंग का जो सेक्टर का लाभ है वह भी उन्हें आसानी से मिल जाए। अब यह कैसे कार्य करता है उसको जरा मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ। देखिए, विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए यहाँ जितने भी शब्द हैं तो उसको तोड़ तोड़ के समझना है, कीवर्ड को। यहाँ कहा जा रहा है विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। पहली बात तो कृषि उद्देश्य है, यानी कि कृषि के लिए किया जाने वाला कार्य हो गया। जो उद्देश्य है, जो किसान है वह क्यों यह ऋण लेंगे, तो उनको कृषि के लिए कुछ काम करना है, और उसमें एक शब्द लग गया विभिन्न कृषि उद्देश्य, यानी कि कृषि उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं। मान लीजिए वो सिंचाई के लिए हो सकता है, मान लीजिए वो बीज खरीदने के लिए हो सकता है, यूरिया खरीदने के लिए हो सकता है, उर्वरक या कीटनाशक के लिए हो सकता है, या फिर जैसे कि मान लीजिए किसी को ट्रैक्टर खरीदना हो, किसी किसान को खेत जुताई के लिए ट्रैक्टर, या फिर सिंचाई के साधन खरीदने हो, नलकूप खरीदना हो, तो आगे ना विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को, जो किसान है उनको किस तरह का लघु और मध्यम अवधि के ऋण, यहाँ समझ लेना है, लघु और मध्यम यानी कि शॉर्ट टर्म का उन्हें ऋण चाहिए। मान लीजिए उन्हें कीटनाशक खरीदना है, अभी फसल लगा दिया है उन्होंने, बीज बो दिया है, कीटनाशक, अब कीड़े लग गए उस फसल में, तो उन्हें कीटनाशक खरीदना है। अब उनके पास पैसे नहीं है लेकिन कीटनाशक खरीदना जरूरी है, तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे, पैक्स के पास, और पैक्स के पास पहुंच के क्या करेंगे, लघु और मध्यम अवधि के ऋण ले लेंगे इस पे, ठीक है, पैक्स के पास पहुंच करके। अब मान लीजिए कि यहाँ चूंकि फसल अभी कट के नहीं आया है, तो फसल तैयार होके नहीं आया, तो पैसा तो उनके पास है नहीं, तो क्या करेंगे, पैक्स से पैसा ले लिए। मान लीजिए एक आपको परिकल्पना आप कीजिए कि पैक्स नहीं होता इस बीच में, ठीक है, यहाँ पर यह पैक्स नहीं होता ग्रामीण स्तर पे, तब ये किसान क्या करते, ये जो ऋण लेने जा रहे हैं कीटनाशक के लिए या बीज खरीदने के लिए जो ऋण लेंगे, इसके लिए क्या करते, ये पहुंच जाते, यही किसान कहाँ पर पहुंचते, महाजन के पास पहुंच जाते। और महाजन क्या करता, यह ऋण देता इन्हें, लेकिन इस ऋण की दर काफ़ी अधिक होता, प्रति सैकड़ा जो है 5-6% तक लेता, या 10-8% भी ले लेता, और फिर ये किसान क्या होता, जो डेट ट्रैप है उसमें फंसते जाते, ऋण का जो एक जाल होता है उसमें फंसते जाते और कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। फसल होता, फसल बेच करके महाजन को दे रहे होते। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए यह काम भी किया गया है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इन किसानों का वित्तीय समावेशन भी पैक्स करती है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट आए तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैक्स के माध्यम से क्या हो रहा है, इन किसानों का वित्तीय समावेशन हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम तक इनकी पहुंच हो रही है। तीसरी बात, महिला सशक्तिकरण के लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे, महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो ये राजस्थान या महाराष्ट्र, यहाँ की जो महिलाएं हैं, मतलब कृषि कार्य के लिए ऋण तो ले ही रही है, जैसा इसके आधार पे हम और भी बातें करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए विभिन्न, तो यहाँ कृषि के अलावा यहाँ क्या किया इन्होंने, पशुपालन के लिए ऋण ले लिया। अब दुग्ध उत्पादन कर रही हैं और दुग्ध उत्पादन करके दूध को मार्केट में बेच रही हैं वो, और पैक्स से जो है जरूरी ऋण ले रही हैं। तो यहाँ क्या हो गया, महिला सशक्तिकरण को भी पैक्स ने बढ़ावा दिया। तो अब देखिए कितने आयाम यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर और डिटेल से इसके कार्य को समझ लेते हैं। अपने सदस्यों की समय पर मदद करने के लिए केंद्रीय वित्तीय एजेंसियों से पर्याप्त धन उधार लेता है। अब जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर यह काम कर रही है पैक्स की संस्था। बहुत ज़्यादा किसान तो इससे जुड़े होते नहीं हैं, ठीक है। तो इनके पास जो ये किसान पहुँचेंगे ऋण लेने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा और नहीं ही होता है,
तो फिर इस स्थिति में ये क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये क्या करेंगे, अपने से ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचेंगे, स्टेट लेवल के जो सहकारी समिति है उसके पास पहुंचेंगे और उनसे ऋण ले लेंगे। ठीक है, और भी एजेंसी जो इनको ऋण देने के लिए केंद्रीय वित्तीय एजेंसियां वगैरह है तैयार है, तो उससे ये ऋण लेंगे और ऋण लेकर के क्या करेंगे, ये ऋण लेकर के यहाँ पर अपने सदस्यों को दे देंगे। इनके सदस्य कौन होंगे, उसी गाँव के किसान होंगे, तो ये अपने एक सदस्यों को दे देंगे, ये सदस्य आगे काम करेगा। ठीक है, दूसरा, सदस्यों में बचत आदतों को बढ़ावा देने का सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये यही था कि बचत किसी तरह से हो। आपने जनधन खाता के बारे में सुना होगा ना, जनधन खाता, ये 0 रुपये पर ये अकाउंट ओपन हो रहा था। इसका भी उद्देश्य यही था कि एक तो था वित्तीय समावेशन करना, बैंक तक सभी व्यक्ति को पहुंचाना, दूसरा जो उद्देश्य यही था कि बचत आदतों को बढ़ावा देना। हर महीने जो मान लीजिए दूध बेच रही है महिलाएं या किसान बेच रहा है, हर दिन 100 रुपया वो जमा करे तो एक अच्छा खासा अमाउंट महीने के अंत में उनके पास आ जाएगा। ठीक है, बैंक में जमा होगा तो उस पैसे पर उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, उन्हें भी मनोबल बढ़ेगा कि उनके पास कुछ पैसे, इनको जो भी पैसा बचेगा, अपनी आमदनी होगी, उसे बचत करके ये कहाँ पहुँच जाएंगे, पैक्स के पास, वहाँ जमा कर देंगे, इनकी पैसा वहाँ सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात है विपणन सुविधाएं प्रदान करना भी इनका काम है, यानी कि एक अच्छा मार्केट तैयार करके देंगे। मार्केट किस चीज़ के लिए चाहिए, ये विपणन किस चीज़ के लिए चाहिए, ये जो कृषि उत्पाद होगा, ठीक है, यह जो कृषि उत्पाद होगा तो ये कृषि उत्पाद ये कहीं तो बेचेंगे। मान लीजिए गन्ने का फसल इन्होंने किया, किसान ने गन्ने का फसल करके इन्होंने शक्कर तैयार कर लिया, उसे बेचने के लिए इन्हें बाजार चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ जा करके ये बेच सकते हैं। आदिवासी समुदाय मान लीजिए है, वहाँ पर क्या हुआ, वो अपने हाथ से बने हुए तैयार किए हुए हस्तशिल्प उनके पास कुछ है, हथकरघा है, या फिर बुनाई के लिए जो साधन तैयार करते हैं, हाथों से बुने हुए कपड़े तैयार करते हैं, तो उसको बेचने के लिए उन्हें एक उचित मूल्य पर एक बाजार दे दिया गया और उस बाजार में जाकर के कृषि उत्पादों की वो बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम जो है पैक्स के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, अन्य कृषि उद्देश्यों जैसे कृषि मशीनरी की खरीद और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भी यह ऋण देती है। फिर से यहाँ पर उसी बात को ढंग से समझना है, कृषि मशीनरी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए एग्रीकल्चर में जब तक आप टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी, जब तक आप इस चीज़ को नहीं करेंगे तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, खाद्य सुरक्षा की जो बात की जा रही है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि परंपरागत तरीके से अगर आप खेती करते रहे, परंपरागत फसलों को उपजाते रहे, तो यह तो संभव नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ आप खाद्य सुरक्षा को प्राप्त कर लें। यह तब और चुनौतीपूर्ण हो जाता है जबकि विषम जलवायु परिस्थिति हो गई है, कभी सूखा आता है, कभी बाढ़ आता है। ठीक है, तो कभी सिंचाई नहीं होगा, तो उस वक्त क्या होता है, खाद्यान्न संकट हो जाता है। इसीलिए क्या जरूरी है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को मिला दीजिए। अब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को मिलाएंगे तो तकनीकी सामान खरीदने के लिए उन्हें पैसे की तो चाहिए ज़रूरत, ऋण तो चाहिए ना किसानों को, उसके लिए पैक्स इन्हें पैसा दे देगी। इन्हें मान लीजिए ट्रैक्टर लेना हो, इन्हें थ्रेसर लेना हो, या ये सिंचाई के नलकूप लेना चाहते हो, तो इनको आसानी से वहाँ मिल जाएगा। दूसरा, गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भी ऋण देगा। गैर कृषि उद्देश्य का क्या मतलब है, किसान क्या करेंगे गैर कृषि उद्देश्य में, जरा सोच के देखिए। खेती के अलावा क्या वो पशुपालन कर सकते हैं, तो खेती के अलावा उन्होंने पशुपालन किया तो इनको गाय खरीदने के लिए, भैंस खरीदने के लिए, बकरी खरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा। ये मुर्गी पालन कर सकते हैं तो इनको मुर्गी पालन के लिए पैसे मिल जाएगा। इस तरह के जो भी ये काम करना चाहें, इसके लिए इनको छोटा सा दुकान भी ये खोल सकते हैं इस तरह का, तो इनके लिए भी यह जो पैक्स समिति है यह इन्हें पैसा दे देगी, ऋण दे देगी, और ये महाजन के पास जाने से बचते जाएंगे। चलिए, प्राथमिक कृषि साख समिति धन जुटाने के स्रोत इसके क्या क्या है पैक्स के, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या करती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सदस्यों और सरकार से जुटाई जाने वाली शेयर पूंजी के माध्यम से सबसे पहले अपना धन इकट्ठा करती है। सदस्यों से जमा पैसा भी लेती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सदस्यों में क्या है, बचत की आदत डालते हैं, तो बचत में जो पैसा बाकी रह गया, बच गया उनको अपने खर्चा से आमदनी, वो जाकर के कहाँ पे, पैक्स में जाकर के ये जमा कर देंगे वहाँ पे, तो वहाँ से इनके पास पैसा आएगा, धन जुटाएगा। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने महीने का 5,000 रुपया वहाँ पर इकट्ठा किया, ठीक है, और किसी एक व्यक्ति को 3,000 ऋण चाहिए था किसी काम के लिए, तो इनका जो पैसा इकट्ठा हुआ था, ठीक है, उसमें से इसे 3,000 दे दिया जाएगा। इसे तो अभी चाहिए नहीं, जो पर्सन ए था इसे तुरंत तो इस महीना चाहिए नहीं था ना, तो पर्सन बी आकर के ऋण 3,000 मांगने के लिए आया, तो इसने जो पैसा इकट्ठा किया इसको दे दिया गया, उसमें 2,000 फिर भी इनके पास इसका बैलेंस है। तो इसके पास इस तरह से क्या करते हैं, ये पैसे का फ्लो करते रहते हैं।
इससे इनको भी इंटरेस्ट मिल जाता है लोन पे, और बाकी जो सदस्य हैं उनको भी ऋण समय पर उपलब्ध हो जाता है, वो अपना बाकी काम आसानी से कर सकते हैं। शीर्ष सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पूंजी, शेयर पूंजी ये इकट्ठा करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक स्टेट लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और ये विलेज लेवल पे होगा। तो इनके पास नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सहकारी बैंक के पास पहुंचेंगे, स्टेट लेवल की सहकारी बैंक के पास पहुंचेंगे, उनसे धन इकट्ठा करेंगे और धन इकट्ठा करके क्या करेंगे, अपने सदस्यों को ऋण दे देंगे। सदस्यों से जमा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और दान। बहुत तरह के सहकारी समितियों को क्या होता है कि डोनेशन मिल जाता है, कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, कई कंपनियों के द्वारा, तो इनको डोनेशन भी मिल जाता है अच्छा खासा। तो जब डोनेशन मिल जाता है तो उनसे भी इनका काम चल जाता है। अच्छा, इसकी संरचना कैसी होती है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक गाँव में 10 या अधिक लोगों के समूह द्वारा, यानी कि या तो 10 या फिर उससे अधिक लोगों के समूह के द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति का गठन किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, आप पूछेंगे कि क्या एक गांव में एक से अधिक पैक्स हो सकता है, पैक्स की समिति? इसका जवाब है हाँ, यानी कि एक गांव में कई पैक्स समिति हो सकते हैं। यानी कि 10 लोग अगर या 10 से अधिक एक करें तो वो चाहे तो 10 जो है 100 लोग मिलकर के अलग अलग समिति तैयार कर लें, 10 समिति भी तैयार हो सकता है, 10 पैक्स हो सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यह सहकारी निकाय है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह सहकारी निकाय है और व्यक्तिगत रूप से किसान ही जो है वो पैक्स के सदस्य होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ किसान ही सर्वे सर्वा होते हैं, किसान के माध्यम से ही सारा काम होता है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि किसान ही सर्वे सर्वा होते हैं, इसका मतलब है जो किसान ही जो होगा इसके सदस्य बनेंगे, किसान ही जो है इसके जो है मैनेजमेंट में आएंगे, इसके जो ऑफिसर्स होंगे यानी कि जो पदाधिकारी होंगे काम चलाने वाले वो भी किसान होंगे, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वह सभी किसान होंगे। मतलब किसानों के द्वारा ही आपस में तय करके उनका चुनाव करा दिया जाएगा। तो पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा, उसके आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया या सचिव की नियुक्ति हो जाएगा, वो सभी सदस्यों में से ही की जाएगी। देखिए, इस फोटोग्राफ पर नज़र डालिए, आप इसको समझ जाएंगे। जो जनरल बॉडी ऑफ पैक्स होता है वह भी किसान के द्वारा हुआ। इसी में से कुछ ऑफिस स्टाफ का चयन होगा और चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गए या सेक्रेटरी हो गए, इन्हीं लोगों में से चुनाव करके इनको तैयार किया जाएगा। और मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग होंगे वह भी किसान ही होंगे, यानी कि किसान ही यहाँ इस समिति के सर्वे सर्वा होते हैं। अब जरा इसका महत्व समझ लीजिए कि इसका महत्व है क्या। इसके महत्व को बताने के लिए मैं आरबीआई का एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। आरबीआई ने 27 दिसंबर 2022 को अपना एक रिपोर्ट जारी किया था पैक्स से संबंधित। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा था कि पूरे देश में जो पैक्स की संख्या है वह अभी तक 1,02,000 के आसपास है। ठीक है, पैक्स की संख्या। और ये कह रहे हैं कि इसमें से जो तकरीबन 47,000 पैक्स जो है वह क्या हो रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। सही समझ लेना है इस चीज़ को, इसका महत्व जरा समझ लीजिए। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया, इसे आप चाहें तो नोट कर लें क्योंकि आपके लिए यह बहुत ज़रूरी होगा, फिर आप आरबीआई के रिपोर्ट पढ़ने से बच जाएंगे, वो काम मैंने आपके लिए कर दिया। तो आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था, कब आया था, 27 दिसंबर 2022 को, यानी कि अभी अभी बीता है। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया कि 1,02,000 पूरे देश में पैक्स हैं, पैक्स की जो समितियां हैं, और उसमें से तकरीबन जो है 47,000 समिति जो है प्रॉफिट में चल रहा है। आपको मैं आरबीआई की एक पिछले रिपोर्ट की बात बताऊं जो 2021 में आया था, उसमें भी यह बात कहा गया था। यह भी आरबीआई का एक रिपोर्ट था और यह 2021 में आया था, पिछला रिपोर्ट। इसमें भी यह बात कहा गया था कि 47,000 के आसपास जो है समितियां वो प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि यहाँ की समितियां बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ के किसान जो है उन्हें समय पर ऋण मिल रहा है, वो ऋण लेकर के सही समय पर लौटा करके दे भी रहे हैं। एक फायदा यहाँ पर और है, अगर मान लीजिए इसका महत्व जब चर्चा करते हैं टैक्स का, अब यहाँ से अगर किसान ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो इन्हें एक फ़ायदा मिलता है और वह फ़ायदा मिलता है सब्सिडी का। आप कहेंगे ये कैसे? मान लीजिए यहाँ पर जब ये ऋण लेते हैं तो इन्हें कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सब्सिडी दे देती है, छूट मिल जाता है। सब्सिडी दोनों ही स्तर पर मिलता है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। ठीक है, उसके बाद एक व्यवहारिक बात पक्ष बताता हूँ। आप जब चुनाव के समय आते देखते होंगे तो उस समय क्या होता है, नेताओं के द्वारा या विभिन्न पार्टियों के द्वारा या सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही
इनकी सब्सिडी में छूट दी जाती है और इसका फ़ायदा भी इन सदस्यों को मिल जाता है। तो यदि ये पैक्स से लोन लेते हैं तो उन सभी छूटों का, वो सभी सब्सिडीज़ का फ़ायदा ये आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ समझ लीजिए, यह जो जिसका महत्व, 2-3 महत्व मैंने ऐसे क्लियर आपको बता दिया, उसको ध्यान से समझ लेना है। दूसरी बात, यह एक वित्तीय संस्था है। सबसे पहली बात इसको समझ लीजिए, वित्तीय संस्था जिसकी बार बार हम चर्चा करते रहे, और यह वित्तीय संस्था क्या करती है, तो ग्राउंड लेवल पर स्थानीय समुदायों के विकास में भूमिका निभाती है। पहला काम ही है इसका लोन देना और लोन दे करके विकास के काम को आगे बढ़ाना। बहुआयामी संगठन है। बहुआयामी संगठन का कहने का मतलब होता है कोई भी संस्था जो एक से अधिक काम करे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हो संस्था का, उसको बहुआयामी संस्था कहते हैं। तो पैक्स जो है कई तरह का काम करती है किसानों के लिए जमीनी स्तर पर। वो क्या हो गया, एक तो हो गया जैसा कि मैंने बताया बैंकिंग का काम करती है, ऋण देती है। दूसरा विपणन यानी कि मार्केट अवेलेबल करवाती है। उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार जैसे विभिन्न प्रकार के जो है सेवाएं प्रदान भी यह करती है। दूसरा, वित्त प्रदान करने के लिए मिनी बैंक के रूप में भी काम करती है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है। ये समितियां किसान को उनके खाद्यान्न को संरक्षित और संग्रहित करने के लिए भंडारण की सेवाएं देती है। देखिए, किसान जब अन्न उपजा लेता है, फसल कट के उसके खलिहान में आ जाता है, तब बड़ी समस्या उसके लिए भंडारण की हो जाती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि मान लीजिए फसल कट के आ गया है, अब संभव है बारिश आ जाए तो क्या होगा, वो सब फसल बर्बाद हो जाएगा। चूहे बहुत सारे फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो उसके लिए भंडारण बहुत ज़रूरी है। और देश भर में आपको मैं बताऊं तो देश भर में भंडारण की बहुत बड़ी समस्या हमारे पास अभी भी विद्यमान है। पैक्स जो है इन किसानों को ग्रामीण स्तर पर भंडारण की सुविधा भी देती है। पैक्स द्वारा कम समय में न्यूनतम कागजाई कार्रवाई करते हुए ऋण प्रदान किया जाता है। अब मान लीजिए बैंक से जैसा ये जाते कर्ज लेने के लिए, ठीक है, एक तो महाजन के पास जाते तो उसका मैंने समस्या बता दिया। दूसरा, अगर बैंक के पास जाते तो वहाँ पे क्या बात होती है कि बहुत सारी कागजी काम होता है, लाल फीताशाही की समस्या आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी की। इनको भाग दौड़ बहुत करने पड़ता है। बेचारा किसान उतने पढ़े लिखे नहीं होते, सक्षम नहीं होते, गांव में रहते हैं, बड़े बैंक जो है शहरों में है, तो भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। इस सब से ये बच जाते हैं। न्यूनतम कागजी कार्रवाई यहाँ पैक्स में होता है और इस सब के माध्यम से इनको आसानी से यहाँ पर ऋण मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें, सही से इन सब चीज़ों को समझें, तो अभी जो केंद्रीय बजट में बात की गई है कि इन्हें डिजिटलीकरण किया जाएगा, ये इतने सारे जो पैक्स हैं इनको कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे ये जो समितियां हैं इनको आमूलचूल परिवर्तन इनमें देखने को मिलेगा, इनको बहुत फ़ायदा होगा और इनके सदस्य जो हैं किसान, उनके जीवन यापन में भी बहुत बदलाव आएगा। हमने जो एक टारगेट रखा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देनी है, संभव है कि उसके लिए एक सशक्त कदम यह भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।